हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे और आज हम डिस्कस करेंगे अपने 3 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमेशा की तरह। साथ ही साथ डिटेल नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेज और अदर कंटेंट जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है crisscrossclasses.in। तो फटाफट से शुरू करते हैं भाई वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए एवं इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्र बताएं। ठीक है, तो देखिए, मानव भूगोल प्रकृति एवं मानवीय जगत के बीच संबंधों, प्रकृति के कारण और मानवीय जगत में होने वाले बदलावों एवं उनके क्षेत्रीय वितरण का अध्ययन करता है। तो अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो जो मानव है और जो प्रकृति है ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, है ना भाई। हम और हमारा वातावरण आपस में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों के बीच किस प्रकार के संबंध है, किस प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसे ही पढ़ते हैं हम किसके अंदर, मानव भूगोल के अंदर। तो देखो, पहला इनके बीच के संबंध, दूसरा पर्यावरण की वजह से मानव के जीवन में क्या बदलाव आते हैं उनका अध्ययन, और साथ ही साथ क्षेत्रीय वितरण, मतलब कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ये किस प्रकार अलग है, कि भाई दिल्ली में ये संबंध कैसे हैं और शिमला में ये संबंध कैसे हैं, इसी के बारे में हम क्या करते हैं, मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं। आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे भाई, फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। इन्होंने अपनी किताब एंथ्रोपोजियोग्राफी के अंदर ही मानव भूगोल का वर्णन किया था। यानी कि जो फ्रेडरिक रेटजेल है उन्हें क्या माना जाता है, आधुनिक मानव भूगोल का जनक माना जाता है। और इन्होंने एक किताब लिखी थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, और इसी के अंदर इन्होंने मानव भूगोल का वर्णन किया था। अब अगर इसके अध्ययन क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आता है भाई, देखो, नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, नगरों के प्रकार कैसे हैं, उनकी संरचना कैसी है, उनकी विशेषताएं और उनकी समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल में मुख्य रूप से हम जनसंख्या घनत्व, लिंग अनुपात, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना आदि के बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है इसी में आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, आर्थिक क्रियाओं के भौगोलिक वितरण, ठीक है, उनके जनसंख्या पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है आवास भूगोल। आवास भूगोल में मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, मानव बस्तियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है भाई, कि ग्रामीण बस्तियां, नगरीय बस्तियां, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है भाई, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य परस्पर अनोन्य क्रिया होती है। इस कथन को उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य परस्पर अनोन्य क्रिया होती है। साधारण भाषा में हम समझे तो इस कथन का मतलब है कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्व आपस में क्या है, मजबूती से जुड़े हुए हैं। यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये होता क्या है, तो देखो, भौतिक भूगोल क्या है, पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, यानी बेसिकली ये पर्यावरण यानी कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन करता है। जबकि दूसरी तरफ मानव भूगोल पृथ्वी के पर्यावरण और मानव के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। तो भाई जो पर्यावरण है और जो मानव है उसके बीच संबंध कैसे है, इसका अध्ययन करता है कौन, मानव भूगोल। तो ये दोनों आपस में मजबूती से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं भाई, क्योंकि पृथ्वी और पर्यावरण के बिना तो मनुष्य का जीवन असंभव है। ठीक है भाई, अगर आपका पर्यावरण ना हो, पृथ्वी ना हो, तो हम जी नहीं सकते। और दूसरी तरफ जो मनुष्य की क्रियाएं हैं वो भी पृथ्वी को प्रभावित करती है। ठीक है, तो मानव भी पृथ्वी पर डिपेंडेंट है और पृथ्वी की क्रियाएं यानी जो मानव की क्रियाएं वो भी पृथ्वी को क्या कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं। तो इसी वजह से ये दोनों क्या है, आपस में मजबूती से जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो पृथ्वी के बदलते मौसम मानवीय जीवन को प्रभावित करते हैं। यानी जब पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं तो हमारा जीवन भी प्रभावित होता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मानवीय क्रियाएं जैसे कि निर्माण कार्य पृथ्वी को प्रभावित करते हैं, कि भाई किसी जगह पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देते हैं, ठीक है, नदियों के ऊपर से पुल बना देते हैं, तो इन सब से पृथ्वी भी प्रभावित होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं भौतिक भूगोल यानी कि पृथ्वी, और मानव भूगोल यानी पृथ्वी और मानव के संबंध दोनों एक आपस में क्या है, घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मानव प्रकृति के बिना नहीं रह सकता और प्रकृति के ऊपर मानव क्रियाओं का असर होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तीसरा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपको हर बात का जवाब, आपके हर सवाल को सॉल्व करने का पूरी कोशिश करेंगे। तो आगे देखते हैं भाई 3 नंबर के क्वेश्चन में जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है कि प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसमें बोला गया है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है, इसी को स्पष्ट करना है। तो देखो, प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अब देखते हैं क्यों आवश्यक है। तो हमें पता है कि बहुत जरूरी है भाई, टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, कोई नई चीज बनाने के लिए ज्ञान होना तो जरूरी है ना प्रकृति का, तो ये अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है,
तो देखो प्रौद्योगिकी विकास के कारण ही मानव निश्चयवादी अवस्था से संभववादी अवस्था की ओर पहुंचा। आपको पता होगा कि निश्चयवाद और संभववाद क्या है। एक तरफ जहां मानव क्या रहता था, आवश्यकताओं की स्थिति में रहता था, वहीं वो क्या स्वतंत्रता की स्थिति में पहुंचा। तो प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति की समझ होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रकृति के नियमों को समझकर ही मानव अपने जीवन को सरल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है। ठीक है, अब देखो जब आप किसी चीज को समझोगे तभी तो उसे डेवलप कर पाओगे ना। मान लो आपको कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है तो आपको उसे पहले समझना होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी भी चीज को विकसित करने के लिए यानी नई प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए मानव को क्या करना पड़ता है? प्रकृति के नियमों को समझना पड़ता है। ठीक है भाई, तो इसीलिए प्रौद्योगिकीय विकास के लिए पर्यावरण की समझ, प्रकृति की समझ होना क्या है? आवश्यक है। उदाहरण के लिए वायु एवं गति के नियमों को समझने के पश्चात ही हवाई जहाज का निर्माण करना संभव है। यानी अगर आपको हवाई जहाज का निर्माण करना है तो उसके लिए आपको वायु और गति के नियमों को समझना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि भाई निश्चयवाद की अवधारणा की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी आपको निश्चयवाद की अवधारणा की 3 विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो निश्चयवाद है क्या? तो देखो यह विचारधारा मानव भूगोल की प्रारंभिक विचारधाराओं में से एक है, यानी ये शुरुआती विचारधाराओं में से एक है। तो जब मानव भूगोल शुरू हुआ था तो जो उसकी शुरुआती विचारधारा थी वो क्या थी? निश्चयवाद, या इसे कहा जाता है नियतिवाद। इसके अंदर मुख्य रूप से उस मानव का जिक्र किया गया है जो आदिम था, यानी कि आदि मानव जिसे हम कहते हैं, जो पुराने जमाने का था और पृथ्वी से डरकर रहता था एवं उसने खुद को पृथ्वी के अनुसार ढाल लिया था क्योंकि वह पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकता था। तो अगर हम आदि मानव को देखें तो वो क्या रहता था? वो पृथ्वी के अनुसार रहता था। ठीक है, उसने खुद को पृथ्वी के अनुसार ढाल लिया था क्योंकि वो पृथ्वी में कोई चेंज नहीं कर सकता था। उस दौर की विशेषताएं क्या थी? तो देखो प्रौद्योगिकी का विकास का जो स्तर था वो निम्न था, यानी कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं थी। मानव विकास भी क्या था? ना के बराबर था, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं वहां पर नहीं थी। मानव प्रकृति की सुनता था और उसकी पूजा करता था और उससे डरता था। मानव सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर था, यानी वो डायरेक्टली उस पर डिपेंडेंट था और वो किसी भी रूप में पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकता था। इस विचारधारा के अनुसार पृथ्वी ज्यादा शक्तिशाली थी और ये मानव को अपने अनुसार चलाती थी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या था कि पृथ्वी पूरी तरीके से मानव के ऊपर क्या थी? हावी थी। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो पुराने समय में जब मानव आदिवासी था तो बारिश के ना होने पर वो सिंचाई के साधन नहीं ढूंढता था, बल्कि क्या करता था? पृथ्वी की पूजा करने लग जाता था। ठीक है, जिससे कि पृथ्वी खुश हो जाए या प्रकृति खुश हो जाए और बारिश हो जाए, जिससे वो क्या कर सके? अच्छे से खेती कर सके। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे वो क्या था? पृथ्वी पर या प्रकृति पर डिपेंडेंट था। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो हमारे सामने क्वेश्चन है कि मानव के प्रकृतिकरण को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये वाला क्वेश्चन और ऊपर वाला दोनों सेम ही है। ठीक है, क्योंकि मानव के प्रकृतिकरण का मतलब ही क्या है? निश्चयवाद। ठीक है, तो निश्चयवाद की स्थिति को ही मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। मानव के प्रकृतिकरण का मतलब है कि जब मानव पर प्रकृति का प्रभाव ज्यादा था। इस स्थिति के अंदर मानव पृथ्वी के अनुसार जीवन जीता था और मानव के जीवन पर पृथ्वी का क्या था? ज्यादा प्रभाव था। ठीक है, मानव विकास इस दौर में ना के बराबर था। जो मानव था वो प्रकृति की सुनता था, उसकी पूजा करता था और उससे डरता था, और साथ ही साथ पृथ्वी उसे सीधे तौर पर क्या करती थी? प्रभावित करती थी। इस विचारधारा के समर्थक कौन थे भाई? रेडजेल और हम्बोल्ट। रेडजेल वही अभी ऊपर हमने पढ़ा था ना, फ्रेडरिक रेडजेल, जिन्हें मानव भूगोल का जनक भी माना जाता है, वो और हम्बोल्ट इसका क्या करते थे? समर्थन करते थे। उस दौर में बेसिकली होता क्या था कि भाई जैसे प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए मानव प्रकृति की पूजा करता था ताकि प्रकृति खुश रहे और प्राकृतिक आपदाएं ना आए। यानी जंगल की आग लग जाने पर वो उसे बुझाने का प्रयत्न ना करके क्या करता था? प्रकृति की पूजा करता था कि जंगल की आग बुझ जाए। तो इस तरीके से मानव प्रकृति से डर कर रहता था और उसकी पूजा किया करता था। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, या फिर मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा से क्या आशय है? ये दोनों सेम ही है, मानवतावादी और कल्याणपरक विचारधारा एक ही है, तो आपसे दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो देखो मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो इस विचारधारा का संबंध मुख्य रूप से लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से, यानी ये किससे संबंधित है? लोगों के सामाजिक कल्याण से संबंधित है। इसमें क्या क्या शामिल है? जैसे आवास हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, जैसे पक्ष इसके अंदर क्या है? शामिल है। ठीक है भाई, और इस विचारधारा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों को समझना, यानी मनुष्य के जीवन में सामाजिक कल्याण किस प्रकार हो सकता है उसके विभिन्न पक्षों को समझना। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, किसी भी डाउट की स्थिति में आप नीचे जाकर कमेंट कर दें,
ठीक है, वी विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं भाई प्रश्न नंबर 7। प्रकृति और मनुष्य आपस में इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, कथन को प्रमाणित कीजिए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रकृति और मनुष्य आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये सब तो हम जानते ही हैं। ठीक है, इसे स्पष्ट करना है, देखते हैं जरा कैसे। मनुष्य एवं प्रकृति एक दूसरे का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग का मतलब एक ऐसा अंग जिसे अलग नहीं किया जा सकता, तो ये एक दूसरे का अभिन्न अंग है। मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से प्रकृति एवं उसके संसाधनों पर निर्भर है। आप सोच के देखिए कि आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर अगर प्रकृति ना हो, पृथ्वी ना हो, तो क्या होगा, क्योंकि आप पूरी तरीके से उसके संसाधनों पर निर्भर है। ठीक है, बिना प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के मनुष्य एक भी पल जीवित नहीं रह सकता। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो प्रकृति भी मानवीय क्रियाकलापों से बड़े स्तर पर प्रभावित होती है। भाई जो भी हम कार्य करते हैं उसकी वजह से प्रकृति भी क्या होती है, प्रभावित होती है। तो क्योंकि मनुष्य प्रकृति के बिना नहीं रह सकता और प्रकृति भी मनुष्य के प्रभावों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसी वजह से इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना क्या है, असंभव है। ठीक है भाई, क्योंकि मनुष्य भी प्रकृति के बिना नहीं जी पाएगा और प्रकृति पर जो मनुष्य का प्रभाव हम इतना छोड़ चुके हैं उसे खत्म करना भी क्या है, असंभव है। तो इसी वजह से इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु क्या है, किन्हीं 3 तथ्यों की व्याख्या कीजिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई मानव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं। तो मानव भूगोल में जैसा कि अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन में भी देखा था कि निम्नलिखित का अध्ययन किया जाता है। पहला नगरीय भूगोल, यानी कि नगर, नगर के प्रकार, उसकी संरचना, उसकी विशेषताएं और समस्याओं का अध्ययन। उसके बाद जनसंख्या भूगोल, यानी कि जनसंख्या के भूगोल के अंतर्गत मुख्य रूप से जनसंख्या घनत्व, लिंग अनुपात, जनसंख्या वितरण, उसकी व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल के अंदर आर्थिक क्रियाओं के भौगोलिक वितरण, उनके जनसंख्या पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। और लास्ट में है आवास भूगोल, यानी कि मुख्य रूप से मानव बस्तियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि नगरीय बस्तियां, ग्रामीण बस्तियां वगैरह का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है भाई क्वेश्चन नंबर 9, अपनी प्रारंभिक अवस्था में मानव प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित हुआ, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो जो शुरुआती मानवीय अवस्था थी, ठीक है, जिसके अंदर हमने बात की नियतिवाद या निश्चयवाद की, तो उस दौर में जो मानवीय जीवन था वो प्रकृति पर अत्यधिक निर्भर था। ठीक है भाई, तो जो मानवीय सभ्यता थी वो शुरुआत में प्रकृति पर अत्यधिक निर्भर थी। उदाहरण के लिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपदा की स्थिति में मनुष्य समाधान ना ढूंढकर प्रकृति की पूजा करने लग जाता था ताकि ऐसी आपदा दोबारा ना आए। अब ऐसा क्यों था, ऐसा इसीलिए था क्योंकि भाई मानव विकास का स्तर निम्न था, प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था, ज्ञान के अभाव के कारण मानव पृथ्वी से डरता था और उसकी पूजा करता था, और वह पृथ्वी को सर्वशक्तिशाली मानता था और उसके नियमों की समझ ना होने की वजह से वह उससे डर कर रहता था। तो इन सब वजहों से मानव जो था वो शुरुआती दौर में प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है, इस प्रकार धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। मानव भूगोल की इस विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है, इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नव निश्चयवाद की विशेषताएं बताइए। ठीक है भाई, तो देखते हैं जरा एग्जैक्टली है क्या ये जो ये पहली वाली विचारधारा है, ठीक है भाई, कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है और धीरे धीरे मानव उसका उपयोग करता है और इस प्रकार धीरे धीरे प्रकृति का क्या हो जाता है, मानवीकरण हो जाता है। इसके बारे में बताना है। तो इस विषय विचारधारा को हम जानते हैं संभववाद के नाम से। किस नाम से जानते हैं भाई, संभववाद के नाम से। तो ये जो ये विचारधारा है जिसमें मानव का प्रकृतिकरण है, सॉरी प्रकृति का मानवीकरण है, उसके अंतर्गत बेसिकली क्या है, ये संभववाद की विचारधारा है। तो जो हमने पहली विचारधारा पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी भाई, निश्चयवाद या नियतिवाद, उसमें क्या हो रहा था, मानव का प्रकृतिकरण हो रहा था, यानी कि प्रकृति शक्तिशाली थी। ठीक है, और दूसरी ये वाली जो विचारधारा इसे क्या बोलते हैं, संभववाद। ठीक है भाई, संभववादी विचारधारा के अंतर्गत मानव ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। जैसे वर्तमान दौर में हम देखें तो मानव अपनी प्रौद्योगिकी यानी अपनी टेक्नोलॉजी के वजह से इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है कि वो प्रकृति में किसी भी चीज को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ठीक है भाई, तो इसकी 2 मुख्य विशेषताएं क्या है, तो 2 मुख्य विशेषता आप लिख सकते हो कि उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी और साथ ही साथ मानव का प्रकृति पर अत्यधिक प्रभाव। ठीक है, तो ये संभववादी स्थिति। और तीसरी कौन सी होती है भाई, नव निश्चयवाद। तो नव निश्चयवाद की विशेषताएं बतानी है। तो मानव भूगोल की विचारधारा नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से जानी जाती है। ठीक है भाई, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता है। यानी जो पहला हमने पढ़ा निश्चयवाद जिसमें प्रकृति शक्तिशाली थी, ठीक है, और जो दूसरा हमने पढ़ा संभववाद जिसमें मानव शक्तिशाली था, उन दोनों के बीच का रास्ता क्या है भाई, नव निश्चयवाद है। ठीक है भाई, तो ये इन दोनों के
बीच का रास्ता है। इसके अनुसार मनुष्य ना तो पूरी तरह से प्रकृति को बदल सकता है और ना ही प्रकृति पूरी तरह से मनुष्य को प्रभावित कर सकती है। इसी वजह से मानव क्या कर सकता है, केवल प्रकृति के नियमों को समझकर पृथ्वी को अपने रहने अनुसार बना सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। तो ये विचारधारा ना तो निश्चयवाद की तरह पूरी तरीके से प्रकृति को मनुष्य के ऊपर दिखाती है और ना ही संभववाद की तरह मानव को प्रकृति से ऊपर दिखाती है, बल्कि ये इन दोनों के बीच का रास्ता दर्शाती है। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। ये हमारा 11वां क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है, स्पष्ट कीजिए। और इसी का जो दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है भाई, कि नव निश्चयवाद टेलर की देन है, इसे ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ये किसके द्वारा प्रस्तावित है, ग्रिफिथ टेलर द्वारा। तो ग्रिफिथ टेलर की देन है जो दो विचारधाराओं के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास है, स्पष्ट कीजिए। तो बेसिकली इसमें बोला गया है कि नव निश्चयवाद दोनों विचारधाराएं यानी कि नियतिवाद यानी कि निश्चयवाद और संभववाद के बीच संतुलन बनाने का काम करता है। क्या ये सही है? तो देखो हाँ, ये बिल्कुल सही है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता है क्या, नव निश्चयवाद। इसके अनुसार मनुष्य ना तो पूरी तरह से प्रकृति को बदल सकता है और ना ही प्रकृति पूरी तरह से मनुष्य को प्रभावित कर सकती है। तो इसी वजह से मानव केवल प्रकृति के नियमों को समझकर पृथ्वी को अपने रहने अनुसार बना सकता है। ठीक है, ये विचारधारा ना तो निश्चयवाद की तरह पूरी तरीके से प्रकृति को मनुष्य के ऊपर दिखाती है और ना ही संभववाद की तरह मानव को प्रकृति से ऊपर दिखाती है, बल्कि ये इन दोनों के बीच का रास्ता दर्शाती है। इस प्रकार नव निश्चयवाद की विचारधारा प्रकृति एवं मनुष्य के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है, ना कि किसी एक को शक्तिशाली दिखाकर उसे दूसरे के ऊपर हावी बताती है। ठीक है भाई, तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं 3 मार्क्स वाले। ठीक है भाई, वॉच कीजिए नेक्स्ट वीडियो और साथ ही साथ कंप्लीट वीडियो देखिए चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स का लिंक भी आपको हमेशा नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके जो आंसर और क्वेश्चन है सभी का लिंक नीचे मिल जाएगा, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या अदर अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं। और साथ ही साथ एक लाइक जरूर छोड़कर जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।